Hello friends, my name is Deepak Kaldhone and you are welcome to our channel Forensic Search. Friends, आज के इस वीडियो में हम important points डिस्कस करेंगे that is the basic concept of public administration. ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा for the preparation of Assistant Registrar Examination of Indira Gandhi National Open University. This video is particularly based upon जो आपका सिलेबस का सेक्शन बी है दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हायर एजुकेशन उसके बारे में। तो उसमें से इस वीडियो में हम देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज द पार्ट बी ऑफ इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन। तो इसमें हम देखेंगे कि द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन नेक्स्ट पार्ट है अपना ऑर्गेनाइजेशन, देन हायरार्ची, देन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यूनिटी ऑफ कमांड, देन स्पैन ऑफ कंट्रोल, देन कोऑर्डिनेशन। सो ये जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है सेक्शन बी में, उसमें से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है दैट इज लाइन एंड स्टाफ। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं दैट इज द इंस्टीट्यूट इन आवर इंडिया विच मैनेजेस द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड दैट इंस्टीट्यूट इज नोन एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज IIPA। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कब इस्टेब्लिशमेंट हो गया, उनके प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ये सारा कौन होता है, देन इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से ऐसे इश्यूज होते हैं वो पब्लिश किए जाते हैं। ये सारा पार्ट हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे ताकि आपके सारे ये पॉइंट्स क्लियर हो जाए। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो फ्रेंड्स, सबको पता है ये जो वर्ड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिस वर्ड इज इंग्लिश वर्ड एंड दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स दैट इज एड एंड मिनिस्टर्स। इसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो दो वर्ड है लैटिन दैट इज एड एंड मिनिस्टर, दैट मीन्स टू सर्व और टू मैनेज। दैट मीन्स हम एक लार्ज स्केल पे जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, इंस्टीट्यूशन होगा, वो पीपल को सर्व करने के लिए या सम मैनेजमेंट के तौर पे उसको यूज करते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। दैट मीन्स टू सर्व और टू मैनेज। बेसिकली इन सिंपल वर्ड वी कैन डिफाइन एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स। क्या बोल सकते हैं हम उसको, मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। दैट मीन जो भी कोई अपना पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसमें जो भी डे टू डे एक्टिविटीज होती है उस एक्टिविटीज को मैनेज करना या उनके जो भी कोई ऐसे वर्क है, फंक्शंस है, सारे अफेयर्स होंगे रिलेटेड टू पब्लिक, तो उसको मैनेजमेंट करने का जो भी कोई प्रोसेस है उसको ही हम एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब कौन कौन से रिसोर्सेस का यहाँ मोबिलाइजेशन करना है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेस एज वेल एज मटेरियल रिसोर्सेस। फॉर व्हाट पर्पस, टू अचीव अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। दैट मीन्स कोई भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगा, उनके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, कुछ ना कुछ एम्स रहते हैं। सो उस एम्स को या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, मटेरियल हो सकता है या अदर एनी रिसोर्स हो सकता है, तो ये सारे रिसोर्सेस को मोबिलाइज करना या फिर उनको एक अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स अचीव करने में इन सारे रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन करके लेना, इसी को ही हम एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट हम वो देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सिस्टर सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है
तो उसमें सपोज फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या है, उनके लिए कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, देन प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, देन जुडिशरी सिस्टम से, ये सारे लोगों का एक कंट्री में क्या रोल होता है, कौन कौन से आर्टिकल्स के अंडर हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, ये सारा हम पॉलिटिकल साइंस में देखते हैं। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम ये सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके लेते हैं। दैट्स व्हाई दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज सिस्टर सब्जेक्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल साइंस। सो फ्रेंड्स, ये हो गया अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है विच इज गिवन बाय वुड्रो विल्सन। तो ये डेफिनेशन क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एक्सिक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ। जो भी एक पर्टिकुलर स्टेट में, नेशन में जो पब्लिक लॉ है, उस लॉ को एकदम डिटेल से एंड सिस्टमेटिकली अप्लाई करना, लागू करना, दैट मीन्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन शॉर्ट, every particular application of law is an act of administration। मीन्स जो भी कोई हम एक पर्टिकुलर लॉ अप्लाई करते हैं, ये सारा पर्टिकुलर एक्शंस कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिया वुड्रो विल्सन ने। देन नेक्स्ट डेफिनेशन है विच इज गिवन बाय पिपनर एंड दैट डेफिनेशन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स टू इम्प्लीमेंट पब्लिक पॉलिसी। दैट मीन्स कोई भी गवर्नमेंट का जो अपना एक पब्लिक पॉलिसी होगा, उस पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे लोगों का जो कलेक्टिव एफर्ट्स होगा, उस एफर्ट्स को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं। ऐसा डेफिनेशन किसने दिया? यह डेफिनेशन दिया पिपनर ने। देन नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम। Public administration is concerned with the administration of the government। ये सिंपल डेफिनेशन दिया ग्लेडन ने। दैट मीन्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विथ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी है, उनका जो भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसी को ही हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे। ये डेफिनेशन दिया ग्लेडन ने। देन लास्ट एंड मोस्ट सिंपल वन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विथ व्हाट एंड हाउ ऑफ द गवर्नमेंट। एंड ये डेफिनेशन दिया E. डिमॉक ने। ये डेफिनेशन सबसे इजी एंड सिंपल डेफिनेशन है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर स्टेट में, एक पर्टिकुलर नेशन में गवर्नमेंट का जो भी कुछ पॉलिसी होगा, दैट मीन्स वो जो पॉलिसी को एक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनको अप्लाई कर सकते हैं, एंड उस पॉलिसी को वो कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारा प्रोसेस होगा, उसी को ही हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं। तो यह डेफिनेशन दिया E. डिमॉक ने। तो फ्रेंड, इससे ज्यादा बहुत सारे डेफिनेशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, लेकिन हमने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसको कवर किया। उसमें पहला डेफिनेशन देखा हमने वुड्रो विल्सन का, एंड लास्ट एंड सबसे सिंपल डेफिनेशन दैट इज गवर्नमेंट का जो भी कुछ कंसर्निंग है फॉर व्हाट एंड हाउ, उसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज हु इज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली प्रोफेसर वुड्रो विल्सन इज नोन एज अ फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहला डेफिनेशन हमने देखा जो कि वुड्रो विल्सन ने दिया था। तो ये वुड्रो विल्सन को भी हम फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं, बिकॉज first time this Woodrow Wilson wrote a famous book, that is the study of public administration, and that book was published in 1887। so ये वुड्रो विल्सन ने द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये बुक पब्लिश किया था 1887। तो उसने फर्स्ट टाइम इसमें जो भी कुछ प्रिंसिपल्स है इस बुक में लिखे थे। दैट्स व्हाई इस वुड्रो विल्सन को हम फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। Then in this book he made, that is Woodrow Wilson, in his book that is the study of public administration, उसने इसमें डिस्टिंग्विश किया बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हमने देखा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ही हम सिस्टर सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं।
सो फर्स्ट टाइम यह वुड्रो विल्सन ने डिस्टिंग्विश किया कि पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है. दैट्स व्हाई दिस वुड्रो विल्सन इज नोन एज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इसके ऊपर ध्यान से फोकस करो आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो उसके लिए आंसर हो सकता है आपका वुड्रो विल्सन, या फिर द फेमस बुक द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिटन बाय. तो उसका आंसर हो सकता है वुड्रो विल्सन. चलो तो हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, उसका स्कोप क्या है. तो इसके दो अप्रोच दिए गए हैं, उसमें से हमने यहाँ पे पहला अप्रोच को देखते हैं हम. एंड दैट अप्रोच वाज गिवन बाय दिस लूथर गुलिक एंड इट इज नोन एज पोस्ट को आरबी. ये अपने शॉर्ट वर्ड्स है, तो उसका हम लॉन्ग वर्ड क्या क्या है और उसका मीनिंग क्या है उसको देखते हैं. यहाँ पे जो पहला है दैट इज पी. पी मीन्स प्लानिंग. अभी हमने देखा गवर्नमेंट को जो भी कुछ अपने को नए नए रूल्स या एक्टिविटी को पब्लिक के बेनिफिशियल के लिए यूज करना है, उसका प्लानिंग करना पड़ता है कि किसके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर करना है, कौन से साल में कौन सा एक्ट या सपोज फॉर एग्जांपल कौन सा परियोजना को लागू करना है, ये गवर्नमेंट प्लानिंग करता है. इसलिए अपने इंडिया में पहला प्लानिंग कमीशन होता था, उसको ही हम इंग्लिश में हिंदी में नियोजन आयोग ऐसा बोलते हैं. तो इस प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग हर एक स्टेट में या फिर गवर्नमेंट को जो जो कुछ अपने कार्यकाल में जो भी कुछ एक्टिविटीज करनी है उसका प्लानिंग किया जाता था. अब यह प्लानिंग कमीशन एबॉलिश हो गया है और उसके बदले में नीति आयोग आया है, ये आपको पता होना चाहिए. तो पहला पी है अपना प्लानिंग. गवर्नमेंट को जो भी कुछ अपने एक्टिविटीज अप्लाई करनी है फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पब्लिक, तो उसको प्लान करना पड़ता है. दैट्स व्हाई पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग. देन नेक्स्ट वन इज ओ. ओ मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस. अभी हमने देखा पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना एक एम हो सकता है, एक प्रोसेस हो सकता है. यह ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं हम. देन एस स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग. ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका स्टाफ होना चाहिए. कोई गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का भी स्टाफ होता है. जैसे हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं. लाइकवाइज एनी ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना एक स्टाफ होगा. देन नेक्स्ट वन इज डी, दैट इज डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग मीन्स आपको जो आपका स्टाफ है उनको एक कुछ सजेशन या सपोज फॉर एग्जांपल कुछ सूचनाएं होते हैं या फिर कुछ ऐसे एक्टिविटीज होती है या कुछ प्लान होता है, वो प्लान डायरेक्ट करना पड़ता है इन लोगों को. तो इनके थ्रू जो भी अपना काम है वो हम करके ले सकते हैं. सो डी स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग. The next one is CO, that means coordination. So आपका जो भी कोई स्टाफ है ये सारे स्टाफ मेंबर्स में आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल अपने इंडिया में जितने सारे स्टेट्स है वो स्टेट्स का एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कोई प्लान एक्सिक्यूशन करता है उस प्लान को इस स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू उसको अप्लाई किया जाता है. दैट्स व्हाई देयर इज must be a coordination between a organization or staff members of that particular organization. Then next one is R. R means reporting. जो भी कुछ आपको एक्टिविटी असाइन किया गया था उसका आपने काम करके या जो भी कुछ आपने रिपोर्ट बनाया, that R stands for reporting and B stand for budgeting. ठीक है. तो जो भी कुछ आपका जो भी प्लान है उसको एक्सिक्यूशन करने में जो भी कुछ आपका खर्चा आया या किस एक या फिर कोई प्लान को आपको अप्लाई करने के लिए जो भी कुछ खर्चा आया, बजट आया, ये सारा हम इस बजटिंग में देखते हैं. सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारे चीजों को लर्न किया जाता है. तो कैसे लर्न करते हैं, क्या करते हैं, ये आने वाले सब्सिक्वेंट स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या क्या इसके बारे में हम पढ़ेंगे. देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज IIPA. That is in our India, one organization which concerning about this public administration, that organization is known as Indian Institute of Public Administration, that is IIPA, and this organization was established in 29 March 1954.
It is the research and training organization. That means this IIPA, that is Indian Institute of Public Administration, is one of the most important organization for research and training. And this organization is under the Ministry of Personnel of the Government of India. ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज फॉर एग्जांपल इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूट है कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड है या रिसर्च या ट्रेनिंग एक्टिविटी प्रोवाइड करता है. दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. या सपोज फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आया कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हो गया, तो दिस IIPA वाज इस्टेब्लिश्ड इन 29 मार्च 1954. या सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन निम्नलिखित में से कौन से गवर्नमेंट बॉडी के अंडर या ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है. सो दिस IIPA कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Then next important point is who is founder of this IIPA. So the founder of this IIPA is known as Professor Paul H. Appleby. So when अपने पंडित नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के एट दैट टाइम, पंडित नेहरू जी ने ये पॉल एप्पलबॉय से कुछ सजेशंस लिए थे एंड उनके थ्रू, उस सजेशन के थ्रू इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इस्टेब्लिश किया गया था. So that's why the founder of this IIPA is known as Professor Paul H. Appleby. Then IIPA is a premier center for training and research in public administration and management. So क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया में ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है कि दैट ऑर्गेनाइजेशन deals with the training and research in public administration and management in India. So that organization is known as Indian Institute of Public Administration. So ये सारे पॉइंट्स इस स्लाइड में है, उसको आप याद रखिए. देन आगे जाके हम देखते हैं कि ये इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कौन कौन से इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस होते हैं. तो इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हम यहाँ पे जो नंबर ऑफ पब्लिकेशंस IIA पब्लिश करता है उसको देख लेते हैं. तो उसमें फर्स्ट पब्लिकेशन है, दिस पब्लिकेशन इज पब्लिश इन क्वार्टरनरी मैनर एंड दैट इज नोन एज इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज IGPA. तो अगर कोई क्वेश्चन आया कि सपोज फॉर एग्जांपल इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में कौन पब्लिश करता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो ये जर्नल को पब्लिश करता है. देन नेक्स्ट है दैट इज नगरलोक. ये नगरलोक भी आपका क्वार्टरनरी है, ये क्वार्टरनरी पब्लिश हो जाता है, तो ये नगरलोक हो गया सेकंड वन. देन नेक्स्ट वन इज IIPA डाइजेस्ट, ये भी आपका क्वार्टरली पब्लिश होता है, IIPA डाइजेस्ट. देन नेक्स्ट वन है क्वार्टरली पब्लिश होने वाला, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन शॉर्ट इट इज नोन एज DPA, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो ये चार इश्यूज है, ये सारे चार इश्यूज क्वार्टरली पब्लिश हो जाते हैं. देन उसके बाद है जो कि मंथली पब्लिश होता है, दैट इज नोन एज डिजिटल एडिशंस ऑफ IIPA न्यूज़लेटर्स. जो भी कुछ IIPS के न्यूज होते हैं ये सारे न्यूज को मंथली पब्लिश किया जाता है एंड दैट इज नोन एज डिजिटल एडिशंस ऑफ IIPA न्यूज़लेटर्स. देन नेक्स्ट वन है वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हिंदी जर्नल होता है एंड ये बाय एनुअली पब्लिश होता है एंड नेम ऑफ दैट जर्नल इज नोन एज लोक प्रशासन. तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है IIP के जो पब्लिकेशंस होते हैं उसमें से एक जो कि बाय एनुअली पब्लिश होता है और वो हिंदी लैंग्वेज में होता है, उसका निम्नलिखित में से कौन सा नेम है, कौन सा नाम है. तो उसके लिए आप इसको चॉइस कर सकते हैं, दैट इज लोक प्रशासन इज अ हिंदी जर्नल विच इज पब्लिश बाय एनुअली बाय दिस IIPA. सो ये हो गए आपके पब्लिकेशंस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. अब करंट इवेंट्स के लिए इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट इज करंट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ दिस IIPA. तो उसमें से फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ IIPA. सो जो इंडिया के अपने वाइस प्रेसिडेंट है श्री एम वेंकैया नायडू जी, ये आपके IIPA के करंट प्रेसिडेंट है. देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है दैट इज
director of IIPA. So Yasan Tripathi is the current director of Indian Institute of Public Administration. And उसके बाद और एक important point है, that is the chairman of Indian Institute of Public Administration. So इनके chairman है डॉक्टर जितेंद्र सिंह. So friends, ये तीन नेम आप याद रखिए कि वो इज द प्रेसिडेंट ऑफ IIPA. तो ये है एम वेंकैया नायडू, डायरेक्टर है यशवंत त्रिपाठी एंड चेयरमैन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह. तो ये करंट नॉलेज के लिए आ सकता है पार्ट बी में आपके एग्जाम के लिए. तो चलो तो फ्रेंड, यहां तक अगर आपको पता चला होगा तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. वो पॉइंट भी अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. चलो तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. दैट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन. अभी हमने देखा कि जो भी कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उनके पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो अपना होता है उसको ही हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं. सो ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या क्या स्टडी करेंगे. पहले तो देखते हैं हम कि ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन क्या है. ये डेफिनेशन दिया है ग्लेडन ने, दैट इज द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस इन एन एंटरप्राइज सो कंट्रीब्यूट एज टू फुलफिल द एंटरप्राइजेस फंक्शन. ऑर्गेनाइजेशन हम किसको बोलेंगे कि पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस, जो सारा डिफरेंट स्टाफ होगा या डिफरेंट पर्संस होंगे तो उनके रिलेशंस वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेस फंक्शंस. जो भी अपना एंटरप्राइज है, ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी कोई एंटरप्राइज बोल सकते हैं हम उसको, उसके जो भी कोई फंक्शंस है उस फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जो अपने पास पर्संस है, स्टाफ्स है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं. यह डेफिनेशन दिया ग्लेडन ने. Then one of the most important aspects of organization is to enlarge the resources and opportunities of those for whom an organization is established. ये important है because हम जिस एम के लिए, जिस हेतु के लिए ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करते हैं तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज को इनलार्ज करना, या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू इनलार्ज द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज. जो भी कुछ अपने पास रिसोर्सेज है, जो भी कुछ अपने पास अपॉर्चुनिटीज है, उस अपॉर्चुनिटीज को, उस रिसोर्सेज को उस पर्टिकुलर पर्सन के पास पहुंचाने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करते हैं. तो ये हो गया अपना व्हाट इज द मोटिव और व्हाट इज द रीजन टू इस्टेब्लिश दिस ऑर्गेनाइजेशन. देन नेक्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा उस ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो सकते हैं. तो उसमें से दीज आर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो उसमें से जो मेन फंक्शंस है उसको हमने यहाँ पे लिया है. फर्स्ट फंक्शन है डिवीजन ऑफ वर्क. ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, डिपार्टमेंट्स के सब डिपार्टमेंट हो सकते हैं, वहां पे नंबर ऑफ पीपल काम करेंगे. तो ये सारे डिपार्टमेंट में, सारे पीपल्स में अकॉर्डिंग टू उनकी रैंक, उनके पोस्ट, हम इस वर्क को डिवाइड करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कोई कॉलेज होता है तो कॉलेज में प्रिंसिपल्स होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, देन टीचिंग स्टाफ होता है, नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, देन प्यून लोग होते हैं, क्लर्क लोग होते हैं. तो सबका अपना अपना वर्क डिजाइन किया गया है. तो इसलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन को जो भी कोई वर्क होगा उस वर्क को हम डिवाइड कर सकते हैं. देन नेक्स्ट फंक्शन है फॉर्मुलेटिंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस. जो भी कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिसेस हो गए, उसको फॉर्मुलेट करना. दैट मीन जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी होती है तो उस कंपनी का अपना एसओपी होता है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. तो इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग या कुछ लॉ के अकॉर्डिंग उस ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जाता है. So one of the most important function of any organization is to formulate these standard practices, and on the basis of these practices that organization is run. Then next one is transmitting decision by setting up a communication system. That means जो भी कोई डिसीजन होगा उस डिसीजन को इस सारे स्टाफ के थ्रू और इस मेंबर के थ्रू कम्युनिकेट करके उस डिसीजन को अप्लाई करना है. फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई कंपनी है तो कंपनी का जो सीईओ ने जो डिसीजन लिया होगा उस डिसीजन को मैनेजर के थ्रू, एचआर के थ्रू या बाकी सुपरवाइजर, इनके थ्रू हम उस डिसीजन को ट्रांसमिट करते हैं और उस डिसीजन को हम अप्लाई करते हैं. अब जो भी कुछ कंपनी का गोल होगा
उस गोल को हम फुलफिल करते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। देन नेक्स्ट फंक्शन है अपना इम्पार्टिंग ट्रेनिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो भी कोई कंपनी है तो उस कंपनी में जो भी न्यूली रिक्रूटेड पर्सन आता है उस पर्सन को उसके काम के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दिया जाता है। दैट मीन जो भी जिसका रोल है उस रोल को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए उस पर्सन को ट्रेनिंग दिया जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल जब हम पुलिस की नौकरी ज्वाइन करते हैं, आईपीएस हो या जो भी कुछ हो, तो उनका सिलेक्शन होने के बाद उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि इन फ्यूचर उनका जो भी पब्लिक के साथ उनका कांटेक्ट आएगा या फिर जुडिशरी के साथ उनका कांटेक्ट आएगा तो उसको डील करने के लिए उन पर्सन को ट्रेनिंग दिया जाता है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू इम्पार्ट ट्रेनिंग। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए अपने एनी ऑर्गेनाइजेशन के। देन नेक्स्ट पार्ट है आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं? तो पहला है आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या क्या देखते हैं? एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज अ फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विथ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसीजर्स आर कॉल्ड एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इन शॉर्ट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपके फिक्स सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। दैट मीन सपोज फॉर एग्जांपल अपने इंडिया में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारा अपना गवर्नमेंट का प्रोसीजर चलता है। दैट मीन्स हमारे यहाँ फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये गवर्नमेंट को रन करने के लिए, या कंट्री को रन करने के लिए, या एक स्टेट को रन करने के लिए। सो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा कि उनका सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्स होंगे, उसको हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। एज वेल एज इसमें और क्या होता है? इन दिस पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स आर प्री डिटरमाइंड। मीन्स अपने को जो भी कुछ पॉलिसीज या अपना जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होगा वो ऑब्जेक्टिव पहले से ही फिक्स डिटरमाइन किया होता है और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है। उस ऑर्गेनाइजेशन को हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोलते हैं। The next one is there is strict observance of the principles of coordination with hierarchical divisions of work. मीन्स जो भी कुछ पर्सन को अपना अपना वर्क दिया है उस वर्क के ऊपर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि दैट मीन्स वो अपना डिपार्टमेंट या वो डिवीजन उस वर्क को अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है या नहीं, तो उसको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाता है। देन नेक्स्ट वन इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स ग्रुप कोहेसिवनेस। दैट मीन्स यहाँ पे ग्रुप में उसका सब कुछ एक्टिविटी किया जाता है। दैट्स व्हाई these are the important points of this formal organization. Then next one is informal organization. तो informal organization में क्या क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। First point is informal organization means a system of organization which does not have any formal setup. इनका कोई भी फॉर्मल सेटअप नहीं होगा। जैसे कि हमने देखा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये पहले से सेट होता है, प्री डिटरमाइन होता है। The next point is it is the aggregate of personal contacts and interactions and relationships are built among people. तो यहाँ नंबर ऑफ पीपल के बीच में जो भी कुछ पर्सनल कॉन्टैक्ट होगा या उनका जो भी कुछ एग्रीमेंट होगा या रिलेशनशिप होगा उसके बेस पे ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करती है। The next one is its aims at satisfying the social and psychological needs. So जो भी कोई एक सोसाइटी होगी उस सोसाइटी के सोशल या साइकोलॉजिकल नीड्स होगी, उस नीड को फुलफिल करना, उसको सेटिस्फाई करना, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम होता है। सो दिस इज अबाउट द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे पॉइंट हो सकते हैं आपके। That is, this is a formal organization, this one is the informal organization. First important point is role of each member is clearly defined and accountability is fixed. So whereas in informal organization it is based on interpersonal relationship. Second important point है यहाँ पे it fulfills the aims and objectives of the organization. So यहाँ पे क्या होता है? It satisfies the social and psychological needs. अभी हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में दिस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेबल वेयर एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट स्टेबल। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज
formal organization controlled by rules and regulations, whereas this informal organization controlled by norms, values, and beliefs. Then next point is formal organization focuses on work performance, whereas informal organization focuses on interpersonal relationships. The next important point is members are based on a hierarchical structure, whereas here members are based on interpersonal relationships. So these are some basic points of differences between formal organizations and informal organizations. Then next point देखते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स है. So first one is W.F. Wickboy first time suggested the principles of administration, and these are some different principles. Out of which first one is principles of organization. These principles suggest working rules of conduct. जो भी कोई हम रूल्स या जो भी कोई अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होगा उसको हम इस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी करते हैं. The next one is principle of hierarchy. It is also known as scalar principles. This is universally recognized principle of organization. एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपका, out of the following principles of administration, which principle is universally recognized principle of organization? So this principle of hierarchy is a universal recognized principle of organization. तो इसको हम डिटेल में देखते हैं. हायरार्ची मीन्स क्या होता है? हायरार्ची मीन्स द रूल्स और कंट्रोल ऑफ द हायर और द लोअर. जो भी कोई रूल्स होंगे वो हायर पोस्ट से लेके लोअर तक आते हैं, इसलिए हम उसको हायरार्ची बोल सकते हैं, या फिर लोअर टू हायर भी हो सकते हैं. Then next, James Mooney and his colleague really conceptualize hierarchy as the scalar processes, meaning a series of graded steps. मीन्स एक स्टेप फिर उसके ऊपर दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, फिर चौथी स्टेप, ऐसे ग्रेडेड स्टेप्स को पहले बार जेम्स मुनी एंड हिज कलीग्स रिले ने इसका कंसेप्ट दिया. दैट्स व्हाई दिस प्रिंसिपल ऑफ हायरार्ची इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रिंसिपल. So this is one of the most important principle because this principle is universally recognized principle of organization. Then next point देखते हैं हम. What is the next point? Span of control. ये next point है आपका. It's that is the span of control refers to the issues of the number of subordinates that a superior officer can effectively command and control. तो उसको बोलते हैं हम span of control. That means it applied to the work of supervision and control of subordinates. That means जो भी कोई सुपरवाइजर होगा उसके अंडर जो भी कोई उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे तो इनके बीच में जो भी कोई वर्क होगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रिंसिपल है, दैट प्रिंसिपल इज नोन एज स्पैन ऑफ कंट्रोल. देन नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन. Coordination means what? Making arrangement in which a way that all parts of an organization may be pulled together towards specially defined goals. That means अभी हमने देखा जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो भी कोई सेटअप होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उनके एक स्पेसिफिक गोल्स रहते हैं. तो उस गोल्स को अचीव करने के लिए उसमें स्टाफ्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं. तो ये सारे वर्कर्स के बीच में, पीपल्स के बीच में अकॉर्डिंगली जो कोऑर्डिनेशन होगा उस गोल को अचीव करने के लिए, या जो भी कुछ मैनेजमेंट होगा, अरेंजमेंट होगा उस गोल को डिटरमाइन करने के लिए, उसको ही हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं. और आपको पता ही है अगर टीम वर्क किया हमने तो उसी कंपनी का वर्क बहुत अच्छा होता है, टीम वर्क का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है और उस वर्क को जल्दी से फिनिश भी किया जाता है. सो टीम वर्क में जो भी कोई टीम मेंबर्स है उनके बीच में अगर गुड अंडरस्टैंडिंग होगा, अच्छा रिलेशन होगा, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो वो वर्क भी बहुत अच्छा होता है. दैट्स व्हाई द प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अचीव द स्पेसिफिक गोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. देन नेक्स्ट में हम देखते हैं यूनिटी ऑफ कमांड. तो इसमें क्या बोला गया है?
an employee should receive orders only from one superior. दैट मीन्स यहाँ पे हर एक कंपनी में सुपेरियर होते हैं, दैट मीन्स सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, जूनियर ऑफिसर्स होते हैं। तो अभी हम क्या देखते हैं इसमें, दैट इज यूनिट ऑफ कमांड में, तो एक पर्टिकुलर जूनियर को या पर्टिकुलर एम्प्लॉय को एक सिंपल या सिंगल या ओनली वन सुपेरियर से उसको कमांड मिलने चाहिए। तो इससे क्या होता है, जो भी कोई जूनियर होगा या जो भी कोई सबऑर्डिनेट होगा वो अच्छी तरह से काम कर सकता है। अगर उसको नंबर ऑफ पीपल कमांड करेंगे तो उसके ऊपर किसी एक का कंट्रोल ठीक से नहीं होगा, और नंबर ऑफ कमांड आने के बाद उसके काम में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, और कौन से काम को पहले प्रायोरिटी देना चाहिए वो कंफ्यूज हो सकता है। दैट्स व्हाई एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम वन सुपेरियर। तो यह प्रिंसिपल होता है यूनिटी ऑफ कमांड का। दैट मीन्स इसमें नाम में ये उसका यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड मीन्स ऑर्डर, यूनिटी मीन्स वन। तो उस एम्प्लॉय को किसी एक पर्सन से ही ऑर्डर मिलना चाहिए, कमांड मिलना चाहिए। दैट प्रिंसिपल इज नोन एज यूनिटी ऑफ कमांड। द नेक्स्ट वन इज हेनरी फेयल फर्स्ट टाइम फ्रेम द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है आपका, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड किसने पहले बार दिया? सो दैट पर्सन इज नोन एज हेनरी फेयल। ही फर्स्ट टाइम फ्रेम्ड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। Then next point important है, that is line. So all agencies that are concerned with the execution or fulfillment of primary objectives and functions of the government and deal directly with the people are called line agencies. That means जो भी कोई गवर्नमेंट के पॉलिसीज होंगे उस पॉलिसीज को एक्सिक्यूशन करने के लिए या जो भी कोई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो फुलफिल करने के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट आता है उस पीपल के साथ, वो कॉमन पब्लिक के साथ, उसको बोला जाता है लाइन एजेंसीज। तो लाइन एजेंसीज में क्या किया जाता है? लाइन एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। जो भी कोई गवर्नमेंट का पॉलिसी होगा, प्रोग्राम्स होगा, उनको इम्प्लीमेंट करना और उनको अप्रूव करना ये लाइन एजेंसीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। दैट्स व्हाई दिस लाइन एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। जैसे कि हम देखते हैं कि जो भी कोई गवर्नमेंट अपने अपने पॉलिसीज या प्रोग्राम्स को फ्रेम करते हैं तो उसको सपोज फॉर एग्जांपल कलेक्टर के थ्रू, तहसील के थ्रू या जो भी कोई ऐसे ऑफिसर्स होंगे इंपॉर्टेंट, उनके थ्रू कॉमन पब्लिक तक पहुंचाया जाता है। दैट्स व्हाई दिस लाइन एजेंसीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। Then each line agency carries out a major or primary objectives of that organization. जो भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उनके जो भी कोई गोल्स होंगे, नॉर्म्स होंगे, उनको ये लाइन एजेंसी कैरी आउट करती है। The next important one is line agencies also have the authority to issue orders. तो ये लाइन एजेंसी भी कोई ऑर्डर भी इश्यू कर सकता है। So this is about the line agencies. The next one is important point of this line agencies, that is line agencies are always responsible for the execution of policies and other programs sanctioned by any state or central legislature. हमने अभी देखा जो भी कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होगी, जो भी प्रोग्राम्स होगा, उसको एग्जीक्यूट करने का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यह लाइन एजेंसीज के ऊपर रहती है। Then line agencies stay in direct contact with the people and provide them specific services. इनका डायरेक्टली कांटेक्ट रहता है पीपल के साथ, एंड ये पीपल को जो भी कोई सर्विसेज है, पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, ये उनको डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकती है ये लाइन एजेंसीज। देन लाइन एजेंसीज आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव्स। जो भी वो पर्टिकुलर स्टेट का, सेंट्रल का या डिस्ट्रिक्ट का जो भी कोई चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, इनके अंडर ये लाइन एजेंसीज वर्क करती है। दैट्स व्हाई अगर लाइन एजेंसीज के ऊपर किसका कंट्रोल होगा तो हम बोल सकते हैं द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। तो हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लाइन एजेंसीज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लाइन एजेंसीज है, उसमें से फर्स्ट है दैट इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। देखते हैं कि हम कि नंबर ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके थ्रू गवर्नमेंट का जो भी कोई पॉलिसीज होगा
वो पॉलिसी पब्लिक के लिए अप्लाई किया जाता है। देन नेक्स्ट वन है पब्लिक कॉर्पोरेशंस। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन होता है, फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं हम उसको। यह कॉर्पोरेशन के थ्रू भी हम जो भी कोई एक्टिविटीज है, गोल्स है, वो पब्लिक को पहुंचा सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज हो सकती है। एंड लास्ट वन इज इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, और उसको ही हम बोल सकते हैं स्पेशल एजेंसीज और अथॉरिटीज। सो इस सारे डिपार्टमेंट के थ्रू और इस लाइन एजेंसीज के थ्रू गवर्नमेंट का जो भी कोई पॉलिसीज है, जो भी कोई प्रिंसिपल्स है, उसको हम डायरेक्टली पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लाइन एजेंसीज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन नेक्स्ट वन इज स्टाफ एजेंसीज। अब स्टाफ एजेंसीज में जो भी कोई डिफरेंट डिफरेंट स्टाफ्स होगा उसके बारे में हम देखते हैं। दैट इज द स्टाफ एजेंसीज हेल्प्स द मैनेजमेंट टू रीच सर्टेन कंक्लूजन। द चीफ एग्जीक्यूटिव इज एट द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ कंट्री। जो स्टाफ एजेंसीज होता है दैट मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो उसमें नंबर ऑफ पीपल वर्क करते हैं। तो ये पीपल का जो ग्रुप होता है उनको ही हम स्टाफ बोलते हैं। तो ये सारा स्टाफ इंपॉर्टेंट होता है फॉर द मैनेजमेंट टू रीच अ सर्टेन कंक्लूजन। एंड दिस स्टाफ एजेंसीज में चीफ एग्जीक्यूटिव इज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ कंट्री। The next one is it occupies a central position in public administration. Yes, staff agency occupies a central position in public administration. Next point important है because in India president is the chief executive. Because India में जो भी कोई decisions लिए जाते हैं, गवर्नमेंट का जो भी कोई decisions हो, वो सारे decisions in the name of president लिए जाते हैं और प्रेसिडेंट का अप्रूवल होने के बाद ही, उनका सिग्नेचर होने के बाद ही जो भी कोई लॉ होगा या जो भी कोई डिसीजन होगा वो डिसीजन पूरे कंट्री में अप्लाई किया जाता है। दैट्स व्हाई इन इंडिया प्रेसिडेंट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, वाइल इन इंग्लैंड इट इज द किंग और क्वीन। जैसे कि हम जानते हैं इंग्लैंड में या ब्रिटेन में किंग या क्वीन होता है, वो वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। वेयर एज यूएसए अमेरिका में जो अपना चीफ एग्जीक्यूटिव है वो इंडिया के तरह प्रेसिडेंट ही है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन इंडिया प्रेसिडेंट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑल स्टाफ एजेंसीज। तो इंडिया में जो मेन पर्सन है दैट इज नोन एज प्रेसिडेंट। तो आपका जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट सेक्शन में दैट इज सेक्शन ए में जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटी है, तो उसमें हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के फंक्शन क्या है, कौन से आर्टिकल के थ्रू उनको बेनिफिशियल दिया जाता है। दैट मीन्स उनका जो पोस्ट है वो पद का निर्मित कब है, फिर उनका सिलेक्शन कैसे किया जाता है, प्रेसिडेंट कैसा होता है, वाइस प्रेसिडेंट क्या है, देन जो बाकी का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारा हम पॉलिटिकल साइंस में देखते हैं। तो फ्रेंड्स दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके जो अपकमिंग एग्जामिनेशन होगा इग्नू का असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइए कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए या फिर नेक्स्ट पार्ट में हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, ये सारा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल फोरेंसिक सर्च। थैंक यू।